गवर्नमेंट की बैड पॉलिसीज़ की वजह से उनकी सोसाइटी के अंदर भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आ गई है। इंडिया के अंदर इस टाइम पे फार्मर्स की एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। गौतम अडानी नरेंद्र मोदी का बहुत गहरा और पर्सनल फ्रेंड भी है। जो फार्मर्स हैं वो हंगर स्ट्राइक पे भी हैं। 1990 की दहाई के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, उस आवाज़ को दबा दिया गया। ये होता है आवाज़ दबाने का नतीजा। पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां तो ये लोग बहुत उठाते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते। आप पहले स्मॉलर भारत को तो पूरी तरह से कंट्रोल कर लें, ग्रेटर भारत तो बहुत दूर की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल। नाजरीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। कमेंट सेक्शन को यूज़ करें, अपनी कीमती राय से मुझे आगाह करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। नाजरीन, आज कुछ बड़ी अहम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा इंडिया है। इंडिया के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कल के प्रोग्राम में मैंने उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर जितनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनकी बात की। अगर आपका कोई मुखालिफ है तो आप उसकी किसी भी मुखालफत को अनलॉफुल डिक्लेयर करते हैं, विच इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। अगर आप डेमोक्रेटिक हैं तो शिकवे शिकायतें भी सुनने का आपके अंदर हौसला होना चाहिए। बड़ी तफसील से मैंने आपके आगे ये कॉन्ट्रडिक्शन इंडिया की बयान की। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी बहुत बड़ी आबादी है। दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा चंक खाली इंडिया में रहता है। 1.5 अरब से ऊपर की आबादी का ये मुल्क बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में रहता है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन साइज़ एंड ऑल्सो पोटेंशियल। इंडिया के पोटेंशियल से पूरी दुनिया में कोई इनकार नहीं करता, और पाकिस्तान में हम भी इंडिया के पोटेंशियल से बिल्कुल इनकार नहीं करते। एनिमोसिटी होना ना होना अपनी जगह पे है, लेकिन इंडियंस के अंदर जितनी कॉन्ट्रडिक्शन ऑन द गवर्नमेंट लेवल है वो ट्रिकल डाउन करती है उनकी सोसाइटी के अंदर भी। और अब गवर्नमेंट की बैड पॉलिसीज़ की वजह से उनकी सोसाइटी के अंदर भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आ गई है। वो चीज़ों को मीडिया वाइज चलाने, बताने और उभारने की कोशिश करते हैं जिनका फैक्ट से और रियलिटी से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। आपके सामने इंडियन मीडिया और उनके प्रोपेगेंडिस्ट जो चीज़ें लेके आते हैं वो मोस्टली झूठ होती हैं, हाफ फैक्ट्स होते हैं। आधी चीज़ें आपको बताते हैं अपने मतलब की और आधी चीज़ें नहीं बताते। फैक्ट फोर्स ग्लोबल के ऊपर मैं वो बाकी की आधी चीज़ें और वो झूठ जो उन्होंने बोले होते हैं उनको आपके सामने पेश करता हूँ, उनके फैक्ट्स को आपके सामने पेश करता हूँ, उनके फैक्ट्स को चेक करता हूँ और असल फैक्ट्स आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैंने आपसे गुजारिश की कि टॉपिक हमारा इंडिया है। इंडिया के अंदर इस टाइम पे फार्मर्स की एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। इसकी क्या वजह है? इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी हैं और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी हैं। इंडिया के अंदर अगर गुर्बत का आप लेवल देखें, या जो लोग गरीब हैं या बिलो पावर्टी लाइन हैं, उनकी पावर्टी का लेवल पूरी दुनिया में आउटस्टैंडिंग है। यानी वो इतने गरीब हैं कि उनको ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना है और ना ही अनफॉर्चुनेटली पहनने के लिए कपड़े हैं। और ऑन टॉप ऑफ इट सबसे बड़ी ज़्यादती यह है कि उनकी गवर्नमेंट उनके लिए खड़े होने को तैयार नहीं है। जहां अमीरों की बात करें तो इंडिया में वर्ल्ड क्लास अमीर भी मौजूद हैं, जैसे अंबानी, अडानी, मित्तल्स, इस तरह के बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। टाटा एंड बिरला, ये पुरानी चीज़ें हम सुनते चले आ रहे हैं। इससे भी किसी को कोई इनकार नहीं कि इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और दुनिया की रैंकिंग में आता है। लेकिन अब इसके अंदर जिस कन्फ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और जिस ज़्यादती का जिक्र मैं करने लगा हूँ वो भी इन दोनों क्लासेस से रिलेटेड है। यानी एक पुअरेस्ट क्लास ऑफ इंडिया जो इंतहाई मेहनती है, रोज़ी रोटी कमाने के लिए धूप के अंदर अपनी खाल जलाती है, मैं बात कर रहा हूँ फार्मर्स की। पाकिस्तान में भी ऐसा तबका बहुत ज़्यादा मौजूद है। मैंने पिछले प्रोग्राम्स में जिक्र किया कि तकरीबन 40 to 45% ऑफ आर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज़ एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। सेम इज़ द केस विद इंडिया। इंडिया भी एक बड़े एग्रीकल्चर को टेक केयर करता है थ्रू इट्स पॉपुलेशन जो कि फार्मर्स हैं और इस शोबे से मुंसलिक हैं। तो वो गरीब तरीन तबका है इंडिया में भी। ये वो लोग हैं जो मेहनत भी पूरी करते हैं और रिवॉर्ड भी बहुत कम इनको मिलता है। और साथ
गवर्नमेंट की पॉलिसीज से इनके साथ ज़्यादती भी होती है। और वो ज़्यादती क्या है? दूसरा सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जिन अमीरों का मैंने जिक्र किया जो वर्ल्ड की एलीट के अंदर आते हैं, वो अपने इन्हीं इंडियन भाइयों को या अपने इन्हीं फेलो सिटीजन्स को मार के इनकी लाशों पे खड़े होके अपने कारोबार को दवाम और तकवीत बख्शते हैं, यानी फर्दर करते हैं अपनी उस वेल्थ को एट द कॉस्ट ऑफ दीज पुअर पीपल इन इंडिया। ये बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है इंडिया के अंदर। अब मामला क्या है? मामला ये है, अडानी कॉन्ग्लोमरेट इंडिया के बड़े तरीन बिलियनर्स में से एक हैं। ये ग्रुप है और इसकी ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन पावर ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर है, यानी कि पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स और लाइंस बिछाना, और उस सेक्टर के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं इंडिया के अंदर। अब जो इन्होंने एक मेगा प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है इंडिया के अंदर, दैट इन्वॉल्व्स द लैंड ऑफ दीज पुअर फार्मर्स। इन्होंने जो पावर प्रोजेक्ट, मेगा पावर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए जो ज़मीन एग्रीकल्चर की है और इन किसानों की है, वो जहां इनका दिल करता है लाइन ड्रॉ करके वो ज़मीन उनसे ले लेते हैं और उसके ऊपर मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं, लग गए हैं। जो फार्मर्स और जिनकी ज़मीन इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गई है वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उनके लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो उनके पास रोज़गार नहीं, और अगर रोज़गार नहीं इंडिया जैसे बड़े मुल्क में और दूसरी कोई स्किल भी नहीं, तो मौत उनके लिए दरवाजे पे खड़े होकर इंतज़ार कर रही है। डू और डाई सिचुएशन, एज आई सेड अर्लियर। बहुत बुरा मामला हुआ, यानी हुकूमत बीच में नहीं पड़ी। और ये गौतम अडानी नरेंद्र मोदी का बहुत गहरा और पर्सनल फ्रेंड भी है, जस्ट लाइक द अंबानीज। ये वो बड़ी फैमिलीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा रिच भी हैं, पावरफुल भी हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ कनेक्टेड भी हैं। इनका ये ताल्लुक इनके बिज़नेस को फ़रोग़ देता है। यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो हंगर स्ट्राइक पे भी हैं। उनको पुलिस ने पकड़ा, उनको पुलिस ने मारा, यानी एक तरफ से स्टेट उनको मार रही है और दूसरी तरफ से ये बहुत बड़े बिजनेसमैन, इंडिया के लीडिंग बिजनेसमैन और ग्रुप, वो भी इनको मार रहे हैं। इनकी ज़मीनों पे कब्जे भी हो रहे हैं, दूसरा इन पे पर्चे भी हो रहे हैं। ये एहतजाज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और एक और दफ़ा एक्सपोज कर रहे हैं उस बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन को जिसकी तरफ मैं हमेशा इशारा करता हूँ कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, जहाँ पे डेमोक्रेसी रियल टर्म्स में मौजूद नहीं है। नाम बहुत बड़ा है, उसकी प्रोजेक्शन बहुत बड़ी है। इंडिया को मीडिया वाइज राइजिंग एंड शाइनिंग दिखाया जाता है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी दिखाया जाता है। दे प्रोजेक्ट एवरी राइट एंड गुड थिंग दैट देयर गवर्नमेंट इज़ डूइंग, बट इन फैक्ट जब आपके अपने लोग आपकी हुकूमत की पॉलिसीज़ से और गलत फ़ैसलों से महफूज ना हो तो फिर क्या नतीजा निकलता है। कल मैंने जिक्र किया था सिखों की मूवमेंट का, खालिस्तान मूवमेंट का, फिर मैंने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपकी खिदमत में पेश किया था कि ये मामला नया नहीं है। लेट 70s से 80s और मिड 80s के अंदर जाके 84 में वो इनफेमस ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के दौर में, और बहुत सारे सिखों को गोल्डन टेम्पल के अंदर मारा गया, चुन चुन के उनको कत्ल किया गया और वो मामला नहीं दब सका। इसी तरह अब ये फार्मर्स जो हैं, कल ही मैंने जिक्र किया था और आज ये स्टोरी भी बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गई। ये मामला भी काफ़ी दिनों से चल रहा था लेकिन इसका कल्मिनेटिंग पॉइंट भी आता हुआ नज़र आ रहा है। लोग सड़कों पे निकल आए हैं, फार्मर्स एहतजाज कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस उनको पकड़ रही है, उन्हीं के ऊपर केसेस बना रही है। और ये ग्रुप जिसका मैंने जिक्र किया गौतम अडानी का, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ कुर्बत के सिलसिले में फ्रीली अपने काम को सरअंजाम दे रहा है और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये है राइजिंग एंड शाइनिंग इंडिया, ये है इंडिया की डेमोक्रेसी और ये है इंडिया की रूल ऑफ लॉ। इतने बड़े मुल्क में जब आप अपनी मर्जी कर सकते हो जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट मनी, तो फिर पीछे क्या बात रह जाती है? किस डेमोक्रेसी की बात इंडिया करता है वर्ल्ड लेवल पे आके, मुझे तो समझ नहीं आती। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इंटरनेट के ऊपर इस टाइम तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, वो है दिलजीत दोसांझ, जो बड़े फेमस सिंगर भी हैं और बॉलीवुड के एक्टर भी हैं, पंजाबी फिल्मों के भी बड़े मशहूर एक्टर हैं। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, फ़िल्म का नाम था सतलुज। ये रिवर सतलुज के नाम के ऊपर फिल्म का नाम रखा गया है और असल में जसवंत सिंह खालरा जो 1990 की दहाई के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, उस आवाज़ को दबा दिया गया, उसकी बात नहीं सुनी गई।
कितने ही केसेस ऐसे थे इंडियन पंजाब के अंदर जहां सिखों की मूवमेंट से रिलेटेड बंदे या अपना हक मांगने वाले सिख बंदे उठा लिए गए, गायब कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए और उनका सुराग आज तक ना मिला। उनके ऊपर आवाज़ उठाने वाला जसवंत सिंह खालरा 1990s का एक मशहूर हीरो जो लोकल हीरो है सिखों का, उसके ऊपर ये फिल्म सतलुज दिलजीत दोसांझ ने बनाई। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपना पूरा असर रसूख इस्तेमाल करके इंटरनेट से तमाम जगहों से ये फिल्म गायब कर दी। दिलजीत दोसांझ ने ये बयान तो दे दिया कि इस फिल्म को अब यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, इट इज़ ऑन द इंटरनेट, बट टू आवर सरप्राइज इट वैनिश्ड एंड इट इज़ नो वेयर टू बी फाउंड। जहाँ किसी के पास कोई लिंक है या किसी ने रिकॉर्ड कर ली, कॉपी कर ली, शायद वहाँ से हो, बट अदरवाइज इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरनेट। वाई इज़ दैट? अगर एक फ़िल्म है और बात करें उस डेमोक्रेसी की जो इंडिया दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का क्लेम करता है, तो फिर इस फिल्म को हटाने की क्या ज़रूरत थी? ये फिल्म किसी एक इंडिविजुअल की, किसी एक ग्रुप की राय हो सकती है, एक वर्क ऑफ फिक्शन हो सकता है या फैक्चुअल भी हो सकती है। आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर पास्ट का एक इवेंट है और उसके ऊपर एक आर्टिस्ट ने एक फिल्म बनाई है, वो टॉपिक आपको कबूल नहीं है, आप किस किस्म के डेमोक्रेटिक लोग हैं कि फिल्में भी, इंटरनेट से डॉक्यूमेंट्रीज भी, कमेंट्री भी हटा देते हैं एज इफ़ इट डिड नॉट हैपन। लेकिन चीज़ें ऐसे गायब नहीं होती। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इंडिया ये बेवकूफ़ी कर बैठा। जितना ज़्यादा इसको ये छुपाएंगे उतना ज़्यादा लोग इसे देखेंगे। इन्होंने मूवी की खुद से प्रमोशन कर दी फ्री, और वो भी इस लेवल की कि उसके लिए उनको 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ा। अब पूरी दुनिया ढूंढ रही है ये फिल्म के कहीं से मिले और हम देखें कि इसमें क्या था। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं भी थे, नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन द मूवी। ये होता है आवाज़ दबाने का नतीजा। पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां तो ये लोग बहुत उठाते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते। मैं रिपीटेडली यही बात अपने हर प्रोग्राम में व्हेनेवर वी डिस्कस इंडिया ये बात करता हूँ। कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं, आपके मुल्क के अंदर कमियां भी होती हैं, और ये पाकिस्तान में भी हैं और ये दुनिया के हर मुल्क में हैं। बजाय इसके कि आप अपनी उन कमियों को, कोताहियों को, गलतियों को दूर करें, सुधारें, आप उनको ऑल टुगेदर भूल जाएं। कंटिन्यू विद योर बैड वर्क एंड स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स अदर्स लाइक इन केस ऑफ इंडिया दे डू विद पाकिस्तान। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको अपनी गलत चीज़ों को पहले करेक्ट करना चाहिए, थोड़ी हिम्मत पैदा करनी चाहिए, डेमोक्रेसी के क्लेम को पहले साबित करना चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप के ऊपर, हाइब्रिड रजीम के ऊपर, हमारी कन्फ्यूजन्स, कंट्रोवर्सीज़ और गलत चीज़ों के ऊपर तब फिंगर पॉइंटिंग करें जब आप अपनी तमाम गलतियों को सुधार लें और उस लेवल पे पहुंच जाएं जहां आप दूसरे पे कमेंट कर सकें। आप तो खुद एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे हैं। आपके किसान, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों महफूज नहीं। आपकी गवर्नमेंट किसानों का साथ देने की बजाय इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ देती है। आपकी पुलिस इंडस्ट्रियलिस्ट पे पर्चे देने की बजाय गरीब किसानों पे पर्चे देती है, जो जिनको लूटा जा रहा है, जिनकी ज़मीन हथियाई जा रही है, उनको जेल में भी मार पड़ रही है, उनकी भूख हड़ताल भी चल रही है और गवर्नमेंट भी उनके खिलाफ खड़ी है। तो आप क्या प्रेसिडेंट और आप क्या क्लेम प्रमोट कर रहे हैं डेमोक्रेसी का या अच्छे होने का या बहुत बड़ा मुल्क होने का, या ऐसा कोई क्लेम कि आप एक्सपेंशन करेंगे और ग्रेटर भारत बनाएंगे? आप पहले स्मॉलर भारत को तो पूरी तरह से कंट्रोल कर लें, ग्रेटर भारत तो बहुत दूर की बात है। अपने लोगों को तो पहले खुश कर लें। सिख आपसे नाराज़ हैं, कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान आपसे परेशान हैं, नागाज आपसे परेशान है, मणिपुर नेक्सलाइस्ट माओइस्ट, कौन सी ऐसी तहरीक है जो इंडिया में आपसे खुश है? 137 किस्म की इंसर्जेंसीज आपके मुल्क में चल रही हैं, तमाम हमसाए आपसे नाराज भी हैं और तमाम के साथ आपके डिस्प्यूट्स भी हैं और आपके हेजेमोनिक डिज़ाइन से सारे तंग भी हैं। तो ये सारी कॉन्ट्रडिक्शंस पहले दूर करें। अगर कोई फिल्म बन गई है तो उसको चलने दें, लोगों को देखने दें कि आपने पास्ट में क्या किया है, आपने उन गलतियों से क्या सीखा है। ये ज़रूरी है आपके लिए भी और दुनिया के लिए भी। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि धुरंधर जैसी फिल्में बनाकर जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो फिक्शनल हैं, कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं, सिचुएशंस और फैक्ट्स जो बताए गए हैं अपनी तरफ से, वो सारी की सारे वर्क ऑफ फिक्शन है, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो फिल्में आप इतनी ज़्यादा प्रमोट करते हैं एज इफ़ कि वो सच हों,
और जो असल फिल्में हैं, जिनके पीछे पूरी रिसर्च मौजूद है, सबूत मौजूद हैं, जिनके पीछे आपके छुपे हुए राज मौजूद हैं, वो गंदे राज जो इशारा करते हैं आपकी बर्बरियत का और अपने ही लोगों के कत्ले आम में इन्वॉल्व होने का, उन पे से पर्दा आप हटा देते हैं। इसका मतलब है आप कुछ सीखना नहीं चाहते, आप यही काम करते रहना चाहते हैं, विच इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर ऑल द इंडियंस। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।